हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूंजी बाजार के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। पूंजी बाजार को मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत हम देखें तो आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है मौद्रिक हित को पूरा करना होता है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यवसाय, पैसा, रोजगार, ये चीज़ें आती है ना। और गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जिससे हमको मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि व्यवसाय, पैसा और रोजगार, इनमें मूलभूत अंतर क्या क्या होता है ना। व्यवसाय का जो प्रतिफल होता है वो लाभ कमाना होता है। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे लाभ कमाना मतलब उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। पैसा पैसा क्या होता है? प्रतिफल के साथ शुल्क भी प्राप्त होता है ना, ये पैसा कहलाता है। रोजगार प्रतिफल के रूप में वेतन प्राप्त होता है ना। जैसे कोई वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं ना, वो रोजगार प्राप्त किए होते हैं। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है ना। अगर आप कोई व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो उसमें पूंजी की आवश्यकता होगी। व्यवसाय की तुलना में जोखिम कम होता है पेशा में, है ना। और इसमें जोखिम शून्य होता है ना। नौकरी में आपका जोखिम बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक सैलरी मिलती रहती है, उसमें आपको जोखिम नहीं होता है। ठीक है। भले जो बिजनेस है ऊपर ऊंचाई पे जाए नीचे जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको एक फिक्स सैलरी मिलती रहती है, इसलिए इसमें जोखिम शून्य होता है। ठीक है। व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है ना। तकनी और जो पैसा होता है इसमें तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है ना। और इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है रोजगार में। नेक्स्ट, व्यवसाय किसी न्यूनतम योग्यता तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है ना। व्यवसाय आप किसी भी तरह से खोल सकते हैं। ठीक है। और व्यवसाय की क्या विशेषता होती है? उद्यमी का निर्णय अति महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है। ठीक है। जबकि रोजगार में नियोक्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है ना। आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको कुछ जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं आपको स्किल्स होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए उस नौकरी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्या है? व्यवसाय के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, अर्थात कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं वाणिज्य, कॉमर्स। इसके दो भाग होते हैं, व्यापार, ट्रेड, और दूसरी सहायक क्रिया। व्यापार में हम देखेंगे इंटरनल, एक्सटर्नल। इसके अंतर्गत इंटरनल के अंतर्गत होलसेल और रिटेल। रिटेल में भी सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड। ठीक है। एक्सटर्नल में आयात निर्यात और पुनः निर्यात, ये चीज़ें होती है। सहायक क्रिया में क्या क्या आता है? बैंकिंग आती है, भंडारण आता है, परिवहन आता है, बीमा आता है ना। ये सहायक क्रिया में आती है। अब व्यवसाय के संगठन क्या क्या होते हैं? जैसे एकल व्यवसाय होता है, साझेदारी फर्म होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत जो चीज़ें रहती है वो देखेंगे हम। सहकारी समिति के अंतर्गत चीज़ें हैं। कंपनी क्या होती है ना, इसके बारे में जानेंगे। एकल व्यवसाय क्या होता है? इस व्यवसाय की इकाई में केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है तथा उसकी देयताएं असीमित होती है। वही व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय लेता है। इस इकाई की स्थापना के लिए न्यूनतम कानूनी औपचारिकताएं की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस इकाई में व्यवसाय के लिए पैतृक संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार कर्ता के पास होता है तथा कर्ता की मृत्यु के बाद भी व्यवसाय चलता रहता है। यहाँ भी संगठन की स्थापना के लिए बहुत कम कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। नेक्स्ट आता है साझेदारी फर्म। व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी जुटाने हेतु साझेदारी फर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण साझेदारी फर्म अधिनियम 1932 के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः साझेदारों की देयताएं असीमित होती है, यद्यपि निर्णय सभी की सहमति से लिए जाते हैं। यदि साझेदारों की देयताओं को सीमित कर दिया जाए तो यह इकाई सीमित देयता वाली फर्म बन जाती है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाती है। एलएलपी का पंजीकरण एलएलपी के अधिनियम 2008 के अनुसार किया जाता है। अब हम देखेंगे सहकारी समिति। सहकारी समिति के अंतर्गत सभी सदस्य आपसी सहमति के आधार पर एक ही प्रकार का व्यवसाय करते हैं। इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है तथा ये रजिस्ट्रार्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आरओसी के पास कराया जाता है। इस संगठन के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि या प्रबंधन व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय लेते हैं।
समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए। इसके सदस्य बनने के लिए कुछ अंशदान भी करना पड़ता है ना, कुछ अंशदान भी देना पड़ता है। अब हम जानेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अंशधारक कंपनी के मुख्य स्वामी होते हैं, जबकि निर्देशक मंडल मुख्य प्रबंधनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। निदेशक मंडल को अंशधारकों द्वारा चुना जाता है। अंशधारकों का कंपनी के व्यवसाय पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिसे शेयर कहते हैं, SHARE शेयर कहते हैं। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी के निर्णयों को वैधता प्रदान करना आवश्यक है, अतः इसके लिए सार्वमुद्रण का प्रयोग किया जाता है। कंपनी की स्थापना प्रक्रिया अत्यधिक जटिल, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली होती है। कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 2013 के द्वारा की जाती है और इसका विघटन भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे कंपनी बनाई जाती है? देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ये दोनों किसको देते हैं? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देंगे, है ना। इससे कंपनी की स्थापना होगी। अब कंपनी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है ना। पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, और 1 पर्सन कंपनी भी होती है। ठीक है, लाइबिलिटी के आधार पर होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर होती है ना, लिमिटेड बाय गारंटी इसके अंतर्गत, और लिमिटेड बाय शेयर होती है, और एक कंपनी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। ठीक है, अब देखते हैं हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। इस कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात ऋणों का भुगतान करने में सदस्यों की निजी संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है ना, निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में क्या होता है? ये दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो लाइबिलिटी बाय गारंटी और लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा? इस कंपनी के अंतर्गत सदस्यों का दायित्व कंपनी द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर निर्धारित होता है, जबकि शेयर्स के आधार पर क्या होता है? इसके अंतर्गत सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंश के मूल्य तक सीमित होता है, अर्थात ऋणों का भुगतान में सदस्यों के निजी संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब होता है पब्लिक कंपनी क्या होती है ये हम जानेंगे। न्यूनतम सदस्य संख्या इसमें कितनी? 7 होनी चाहिए उस, है ना। पब्लिक कंपनी वो है जो निजी कंपनी नहीं है, मतलब अगर कोई, जो बहुत सारी निजी कंपनियां होती है, अगर वो उन मानकों को पूरा नहीं कर रहा है तो पब्लिक कंपनी कहलाएगी, है ना। पब्लिक कंपनी के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी 5 लाख होनी चाहिए। इस कंपनी के अंतर्गत शेयर धारक अपने शेयर का हस्तांतरण कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी के अंतर्गत। अब हम देखेंगे निजी कंपनी। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होनी चाहिए, मतलब 2 लोग मिलकर एक निजी कंपनी खोल सकते हैं। न्यूनतम पूंजी कितनी होगी? 1 लाख होगी इसकी। इस कंपनी में सदस्यों के शेयर हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, इसमें आप शेयर का हस्तांतरण नहीं कर सकते। एक 1 पर्सन कंपनी भी होती है। कभी सोचे तो एक कोई व्यक्ति अगर कंपनी डालना चाहे तो उसे 1 पर्सन कंपनी के अंतर्गत रखा जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के नए प्रारूप का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक सदस्य होता है। ये एकल व्यवसाय से अलग है क्योंकि ये कंपनी है, मतलब 1 पर्सन कंपनी भी खोली जा सकती है। अब हम देंगे पूंजी बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या होता है? ये नए निर्गमों का बाजार है, अर्थात इस बाजार में प्रतिभूति पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। प्राथमिक बाजार में व्यापार कंपनी और निवेशक के मध्य प्रत्यक्ष रूप से होता है। द्वितीयक बाजार में क्या होता है? ये बाजार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यापार निवेशकों के मध्य होता है, निवेशक के मध्य होता है। प्राथमिक बाजार में धन की उगाही निम्नलिखित 3 प्रकार से की जाती है। किस प्रकार से? पहले तो सार्वजनिक निर्गमन के द्वारा। इसके अंतर्गत निवेशकों को प्रारंभिक रूप में अंश पत्रों का निर्गमन किया जाता है। इसके लिए IPO, APO का प्रयोग किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना, इस तरह से ना। राइट्स इश्यू क्या होता है? इसके अंतर्गत नए अंश पत्रों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों को उनकी अंशधारिकता के आधार पर किया जाता है, इसे राइट्स इश्यू कहते हैं। निजी आवंटन क्या होता है? इसके अंतर्गत कुछ चुनिंदा शेयर धारकों को शेयर जारी किया जाता है, इसे निजी आवंटन कहते हैं। शेयर भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है
वरीयता शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, इसमें शेयर धारकों को मताधिकार भी प्राप्त होता है। लाभांश वितरण की स्थिति में इन्हें वरीयता नहीं दी जाती है ना। वरीयता शेयर में क्या होता है, इसके अंतर्गत शेयर धारकों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। दिवालियापन की स्थिति में इन्हें सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है, किसमें, वरीयता शेयर में। स्टॉक एक्सचेंज को देख लेते हैं हम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। भारत में मुख्यतः निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है। पहला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी तथा ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स है जो 30 ब्लू चिप कंपनियों के औसतन शेयर मूल्य के परिवर्तन पर निर्भर करता है। सेंसेक्स में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण कौन कौन से, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति के आधार पर हो जाता है ना। विदेशी संस्थागत निवेश, अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थिति क्या है, सरकार द्वारा किए गए कुछ आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता कितनी है, आर्थिक समृद्धि दर क्या है, मानसून की स्थिति कैसी है, व्यापार सुगमता कितनी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधि आदि ये सब देखा जाता है। जिसमें अमेरिकी फेडरल कंपनी जो अमेरिकी फेडरल बैंक की जो नीतियाँ होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब हम देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई थी, परंतु इस एक्सचेंज में उचित ढंग से कार्य करना है ना 1994 में प्रारंभ किया। इसका संवेदी सूचकांक निफ्टी है जो 50 कंपनियों के औसतन शेयर मूल्य पर निर्भर करता है। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है, वे कंपनियां जिनका वार्षिक टर्नओवर एवं बाजार पूंजीकरण अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी के शेयर मूल्य में दीर्घकालिक अवधि में अधिक लाभ देने की संभावना होती है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है ना। बाजार पूंजीकरण कैसे निकालते हैं, एक शेयर का मूल्य इंटू बाजार में व्यापार करने योग्य शेयरों की संख्या, इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जा सकता है। अब हम देखेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। ये अकाउंट शेयर बाजार में क्रय विक्रय हेतु आवश्यक है। ये अकाउंट ब्रोकर की सहायता से खुलवाया जा सकता है। ब्रोकर प्रत्येक लेन देन पर कमीशन भी लेता है तथा प्रत्येक ब्रोकर का कमीशन अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे तेजड़िया और मंदड़िया क्या होते हैं। तेजड़िया क्या होता है, निवेशकों का वो समूह जो यह आशा करता है कि भविष्य में विभिन्न कंपनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि होगी, इस समूह को तेजड़िया कहते हैं। निवेशकों का वो समूह जिसे भविष्य में शेयर मूल्य में गिरावट की आशंका रहती है, मंदड़िया कहलाते हैं। अर्थात ये निराशावादी निवेशकों का समूह है, ये हमेशा सोचता रहता है कि मूल्य कम होते रहेंगे। भेदिया कारोबार क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, वो कारोबार जिसमें कंपनी की गोपनीय जानकारी का प्रयोग किया गया है, भेदिया कारोबार कहलाता है। ये गैर कानूनी तथा इस पर नियंत्रण करने का कार्य सेबी का है। किसका है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का है। सेबी को देख लेते थोड़ा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। इसको सांविधिक दर्जा 1992 में प्राप्त हुआ, है ना। ये संस्था सेबी अधिनियम 1992 द्वारा कार्य करती है। सेबी पूंजी बाजार जो कैपिटल मार्केट होता है उसका रेगुलेटर होता है। सेबी के कार्य क्या क्या होता है, निवेशकों की हितों की सुरक्षा करना, भेदिया कारोबार पर नियंत्रण करना, प्रतिभूति बाजार का विकास करना, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर आदि का नियमन और पंजीकरण करना, शेयर बाजार में जागरूकता को बढ़ाने के लिए समय समय पर अभियान चलाना। चिट फंड कंपनी क्या होती है, चिट फंड अधिनियम 1982 के अनुसार वो लेन देन जिसमें एक व्यक्ति या संस्था विभिन्न निवेशकों से एक समझौते के तहत निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि एकत्रित कर लेती है तथा उसके प्रतिफल में उसे उपहार देने का वादा किया जाता है, चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड का नियमन एवं पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है। आरबीआई द्वारा चिट फंड कंपनियों को एनबीएफसी विविध का दर्जा दिया गया है। जॉइंट वेंचर क्या होता है, दो या दो से अधिक निवेशक एक साथ मिलकर जोखिम को कम करने के लिए निवेश करते हैं, तो इस प्रकार गठित संस्था को जॉइंट वेंचर कहा जाता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, किसी निवेशक द्वारा निवेश की गई पूंजी जिसका उद्देश्य जोखिम के माध्यम से बाजार में उपलब्ध संभावनाओं का दोहन करना है। अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नए उद्यमों या स्टार्टअप में जिस पूंजी का निवेश किया जाता है उसे जोखिम पूंजी कहते हैं। निवेशक
को निवेश के बदले इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? इक्विटी शेयर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? वे निवेशक जो किसी इकाई में प्रारंभिक पूंजी निवेश करते हैं, अर्थात ये व्यापार की शुरुआत में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एंजल टैक्स क्या होता है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 सबक्लोज 2 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से एंजल टैक्स की शुरुआत की गई। ये एंजल निवेशकों को आवंटित किए गए शेयर से प्राप्त अतिरिक्त आय पर लगाए जाने वाला कर है। कर की गणना के लिए टैक्स अधिकारी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू FMV ज्ञात करते हैं तथा इसके लिए नेट एसेट वैल्यू विधि का प्रयोग किया जाता है। FMV से अधिक मूल्य पर जारी किए गए शेयरों से प्राप्त राशि कंपनी की आय मानी जाती है तथा उस आय पर एंजल टैक्स अधिरोपित किया जाता है। यह उदाहरण स्टार्टअप को हतोत्साहित करता है ना, एंजल टैक्स जो लगाया जाता है वो। स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी फर्म जो निम्नलिखित 3 स्थितियों को संतुष्ट करे स्टार्टअप कहलाती है। कौन कौन सा? पहला है फर्म का पंजीकरण निम्नलिखित 3 अधिनियमों में से किसी एक के तहत होना चाहिए। पहले है कंपनी अधिनियम 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008, साझेदारी अधिनियम 1932। इसके में से किसी एक के तहत हुआ तो पंजीकरण हो सकता है। दूसरा, स्टार्टअप को फर्म का पंजीकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा, पंजीकरण के बाद किसी भी वर्ष फर्म का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे भागीदारी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म है ना, पी नोट्स का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है ना, भागीदारी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट। पी नोट FII द्वारा व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। पी नोट धारक की व्यक्तिगत जानकारी सेबी के पास नहीं होती है। पी नोट धारक के पास वास्तविक रूप से प्रतिभूति नहीं होती, अतः उसे मताधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि प्रतिभूति के साथ साथ उसे आनुपातिक लाभ प्राप्त होता है। पी नोट के माध्यम से काले धन के आवागमन की संभावना भी होती है। अब हम देखते हैं डिपॉजिटरी क्या होती है। ये एक ऐसी संस्था है जो निवेशकों द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करके रखती है। अर्थात इस संस्था में कागज सहित प्रतिभूतियों में व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। डिपॉजिटरी के माध्यम से न केवल प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय की लागत घट जाती है, बल्कि प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण भी किया जा सकता है। डिपॉजिटरी रसीद एक इक्विटी निवेश है जिसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों से संसाधन एकत्रित करती है। ये एक हस्तांतरणीय प्रपत्र है। विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिए IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारतीय निवेशक IDR के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिए ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी के अंतर्गत धन एकत्रित में करने में डेप्थ और शेयर है ना। डेप्थ में क्या आता है? गवर्नमेंट और डिबेंचर। गवर्नमेंट में आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? ट्रेजरी बिल है ना। ट्रेजरी बिल जो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, स्टेट शेयर, मतलब ये 91, 182 और 364 में जो ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। और ट्रेजरी बिल को क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं कर सकती है ना। कैश मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये 191 डेज के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है? डेटेड सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड आता है। शेयर में क्या आएगा? इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेजरी बिल है ना, इसे राजकोष बिल भी कहते हैं। सरकार द्वारा अल्पकालिक अवधि के लिए बाजार से धन जुटाने हेतु ट्रेजरी बिल का प्रयोग किया जाता है। ट्रेजरी बिल राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है। परिपक्वता अवधि के आधार पर ट्रेजरी बिल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ट्रेजरी बिल 0 कूपन बॉन्ड होते हैं, अर्थात इन पर ब्याज अदा नहीं किया जाता है। ट्रेजरी बिल को बट्टे पर जारी किया जाता है तथा अंकित मूल्य के आधार पर भुनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैश मैनेजमेंट बिल, नकदी प्रबंधन।
2010 में आरबीआई द्वारा इस अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के अल्पकालिक बजट असंतुलन को संतुलित करना होता है। सामान्यतः इन्हें 91 दिन की अवधि के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटेड, जिसे दिनांकित प्रतिभूति बोलते हैं। इसके माध्यम से सरकार दीर्घकालिक अवधि के लिए धन एकत्रित करती है। इन प्रतिभूतियों पर परिपक्वता तिथि या दिनांक अंकित होती है, इसलिए इन्हें डेटेड प्रतिभूति कहते हैं। सामान्यतः इन्हें 5 से 40 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है? सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें राज्य विकास ऋण की संज्ञा दी जाती है। इनके द्वारा दीर्घकालिक विकास हेतु धन एकत्रित किया जाता है। डिबेंचर क्या होता है? ये एक ऐसा व्यापारिक दस्तावेज है जिसका प्रयोग किसी कंपनी द्वारा दीर्घकालिक संसाधन जुटाने हेतु किया जाता है। डिबेंचर एक ऋण प्रतिभूति है, अतः डिबेंचर धारक को पूर्व निर्धारित ब्याज दर के आधार पर ब्याज की प्राप्ति होती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी निवेशक आपसी सहमति के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं तथा समस्त राशि को किसी एक कंपनी के द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से निवेश कर दिया जाता है। इस प्रकार के निवेश में तुलनात्मक रूप से जोखिम कम होता है। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट के मूल्य को नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। अवधि के आधार पर म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड क्या होता है? निवेश की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, जबकि क्लोज में क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है। निवेश के स्थान पर आधार म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं निवेश के आधार पर? डेप्थ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, है ना। अगर 65% से कम निवेश इक्विटी में है तो ये डेप्थ म्यूचुअल फंड कहलाएगा, और 65% से ज़्यादा इक्विटी में निवेश है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वो एजेंसी जो किसी देश या कंपनी को रेटिंग प्रदान करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाती है। रेटिंग में उस देश की साख का निर्धारण होता है। रेटिंग निर्धारित करने के निम्नलिखित कारक कौन कौन से? आर्थिक समृद्धि दर कैसी है, आर्थिक सुधार कैसे किए, राजकोषीय नीति क्या है, पूंजी निर्माण की दर क्या है, सभी आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन आदि क्या है। अब हम देख लेते हैं इंडियन रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी। क्राइसिल है ना, इकरा है, क्रिस है ना। और फॉरेन की रेटिंग एजेंसी कौन है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज है, फिच है ना। तो ये सब रेटिंग प्रदान करती रहती है। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मेंस वाला सेक्शन है उसे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो पीडीएफ में पढ़ाता हूँ इसके आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।